हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रणव कटारा। और कैसे हैं आप सभी, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सुनिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने लेक्चर 07 में कॉम्बिनेशन देखा कि आखिरकार एक जो बच्चा था उस पर जो रजिस्टर, अलग अलग रजिस्टर थे, उसको वो कैसन जोड़े कि जो जो रेजिस्टेंस है उसे मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम मिल जाए, अब मिनिमम करना है तो मिनिमम मिल जाए। तो आज के लेक्चर में एक जो टॉपिक रह गया है छोटा सा, उसको कंप्लीट करते हैं। फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ की तरफ। किरचॉफ्स लॉ, क्या भाई नाम एकदम इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना, किरचॉफ्स। अरे अंग्रेजों के नाम बड़े ही अच्छे अच्छे होते हैं। सर जॉन साइमन, समझ रहे हो, आज वो समझ रहे हो। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, सुनिए। फिजिक्स का लेक्चर 08 किसका लाला, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, खिंचाव, क्या स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। क्या होता है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, कैसे समझेंगे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर को, हम समझाएंगे। हम काय के लिए खड़े हैं इधर, सुनिए। सबसे पहले स्ट्रेचिंग का मतलब आपको मालूम है क्या होता है। किसी भी चीज को स्ट्रेच करना, खींचना, खींचना, बिना उसे काटे तोड़े जोड़े, उसको सिर्फ खींचना, उसको कहते हैं स्ट्रेचिंग। मान लो मेरे पास एक वायर है। ध्यान से मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। हमारे पास एक वायर है, मान लो कॉपर का है। ठीक है, एक मैंने मटेरियल फिक्स कर दिया, कॉपर का है। तो जो इसकी रजिस्टिविटी होगी, मान लो मैंने रो मान ली, रो रजिस्टिविटी है, कॉपर का तार है, रो इसकी रजिस्टिविटी। फिर जो ये है, ये वाला एरिया है, इसको नाम देते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका नाम आप कभी भी लिखें तो पूरा लिखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लेते हैं ये है A1। ओके, कौन सा एरिया बोला मैंने दोस्तों, ये वाला एरिया। ठीक है, अच्छे से। अब देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, तो भाई साहब इसका रेजिस्टेंस भी होगा इस वायर का। मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस है R1, इस वायर का रेजिस्टेंस है R1, और इसकी लंबाई होगी कुछ ना कुछ, लंबाई मानो L है। अब सुनो, क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकता है, कैसन कैसन बन सकता है, सुनिए बच्चा लोग सुनिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A1 लिख लेते हैं इसको, बोर्ड थोड़ा सा खाली रहेगा, A1। अब मैंने क्या करा, ये जो वायर है ना, ये जो वायर है, इसको मैंने खींचा। अब खींचा तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं किसी वायर को खींचूंगा तो वो मोटा होगा या पतला होगा, दिमाग पर जोर डालिए। अगर किसी वायर को खींचा, वो मोटा मोटा होगा या पतला होगा। आपने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, खींचोगे तो लाला पतला होगा। तो मैंने कहा देखो, ये वायर मैंने खींच दिया, लंबा होगा और पतला होता जाएगा। देखो, मान लो मैंने इसकी लंबाई कितनी बढ़ा दी, इसकी लंबाई पहले L थी, मैंने इसकी 2 गुनी लंबाई खींच दी, 2 टाइम्स, किसका, लेंथ का 2 टाइम्स बढ़ा दिया। अब ये बताओ मेरे को, ये बताओ, जो रजिस्टिविटी है वो क्या चेंज होगी, यही वायर मैंने खींचा तो। आपने कहा नहीं, रजिस्टिविटी चेंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि कॉपर का तार है, खींचने के बाद कॉपर का ही रहेगा, किसी और मटेरियल का तो हो नहीं जाएगा कि भाई साहब कॉपर का तार था मैंने खींच दिया, अब ये तो भाई साहब सिल्वर का बन गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनलॉजिकल बात है। तो रो तो सेम रहेगा, इतनी बात हमें माननी पड़ी। अब मैंने कहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। लेंथ और एरिया चेंज हो रहे हैं क्योंकि मैंने वायर खींचा, 2 गुनी लेंथ कर दी। तो इसका एरिया A1 था, तो यहाँ पर एरिया छोटा हो जाएगा, वायर पतला हो जाएगा। मान लिया मैंने, इसका एरिया है A2 हो गया। सही चल रहे हैं हम, यहाँ तक सही चल रहे हैं। सुन, बोर ना होना दोस्त, ध्यान से सुनो। एरिया A2 हो गया। अब देखो क्या, आर बराबर रो L बाई ए से,
इसका आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं मेरे को? आपने कहा बिल्कुल सरल है, R1 है, रो L, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A1। आपने कहा जी बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। इस वाले वायर के लिए बता सकते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया होगा, पहले R1 था, अब लेंथ वेंथ चेंज कर दी तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा। मान लो रेजिस्टेंस हो गया R2, तो क्या R2 की वैल्यू बता सकते हैं जनाब? आपने कहा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैंने कहा आ जाओ जल्दी से बच्चा लोग। R2 बराबर रो, लेंथ कितनी है 2L, एरिया कितना है A2। अब सुनो, ये रो इंटू 2 इंटू L लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2, ये 2 को आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई में तो है ये सब, 2 रो L बाई A2। अगर मैं क्या, अगर मैं ये A2 निकालने में सक्षम रहा, इस A2 को निकालने में सक्षम रहा, तो देखो देखो इस 2 को भूल जाओ, इतने पार्ट को देखो, रो L अपॉन A2। अगर रो L अपॉन यहाँ पर जो वैल्यू है वो A1 के टर्म्स में आ जाए, तो मैं उसकी जगह पूरे की जगह R1 लिख सकता हूँ। समझाऊंगा, सुनिए। मैंने कहा इस A2 को कैसे निकालें, तो आपको पता होगा क्या कि कोई भी वायर है, ये कोई भी वायर है, इसका हमें एरिया दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है, तो हम इसका क्या निकाल देते थे इससे, वॉल्यूम। कैसे? वॉल्यूम बराबर क्या लिखते थे, एरिया इंटू लेंथ। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम की यूनिट है, सही है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है। मैंने कहा ये जो मान लो यही है आपका वायर है ये, ओके, ये आपका वायर है। अब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, देखो इसका एरिया भी है, इसकी लेंथ भी है, तो एरिया इंटू लेंथ इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ माल पानी भरा हुआ है। यहाँ पर सुनिए, इसको मैं खींचता जाऊं, ना मैं इसमें से कुछ हटा रहा हूं, ना इसमें से कुछ जोड़ रहा हूं, ना इसे काट रहा हूं, ना पीट रहा हूं, बस मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इसको खींच रहा हूं। तो मान लो मैंने इसको खींच दिया। अब ये मार्कर है भाई, इसको मैं पतला तो कर नहीं सकता। मान लो ये पतला होकर लंबा हो गया, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो घट गया। लो मैं आपको समझाता हूँ। ये एरिया है, इसको ध्यान से देखो, ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। ये एरिया पहले था, मैंने खींचा खींचा खींचा, अब ये पता है कैसा हो गया, अब देखो इसका एरिया कम हो गया, लेंथ बढ़ गई, एरिया कम हो गया, लेंथ बढ़ गई, तो क्या होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? ये बताओ मेरे को, वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं। कैसे? मैंने आपसे कहा एक बाल्टी है, चल बाल्टी हटाओ, एक गुब्बारा है, गुब्बारा, उसमें 2 लीटर 2 लीटर पानी भर दिया। मान लो गुब्बारा ऐसा हो गया, चका गुब्बारा ऐसा है, वो इजीली नहीं फटता है। अब आपने ऐसे दबा दिया गुब्बारे को, शू, गुब्बारा ऐसा था, इमेजिन करो ऐसे दबा दिया, लंबा हो जाएगा, गुब्बारा लंबा हो जाएगा, पर क्या 2 लीटर पानी था वो कम हो जाएगा? जो वॉल्यूम था पानी का 2 लीटर वो कम हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा देखो गुब्बारा मेरे गालों को देखना, दबाया तो क्या हुआ, लेंथ ऐसे बढ़ गई, पर जो हवा का जो मेरे अंदर वॉल्यूम था वो तो उतना ही रहेगा। यानी वॉल्यूम इसका मान लो V1 था, इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, वॉल्यूम V1 V2 बराबर रहेंगे। जो यह वायर था इसी को खींच के इतना करा है, तो इसमें से ना मैंने कुछ निकाला है ना कुछ डाला है, तो वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। इट इज अ लॉजिकल बात, V1 बराबर V2। और आ जाओ मेरे साथ, V1 का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, अभी बताया। तो एरिया कितना है, A1 इंटू एल, देखो A1 इंटू एल, V2 कितना होगा, अब ये वॉल्यूम है, आप पोटेंशियल ना समझ लेना, वॉल्यूम लिख देता हूँ, आप समझो भाई साहब पोटेंशियल बिल्कुल ना ही, ठीक है। शॉर्ट में इसको V1 लिखा, V2 लिखा। सुनो V2 कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, A2 इंटू 2L, A2 इंटू 2L। देखो लाला, L से L गया, ठीक है। अब हमें A2 की वैल्यू चाहिए ना, A2 को यहीं रहने दीजिए, बराबर A1 यहाँ है, ये 2 नीचे ले आइए, तो हमारे पास जो नया एरिया है
जो A2 है, जो A2 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, A1/2। एक मिनट में चेक कर लूँ, इसमें वीडियो प्रूफ आ रहा है। ओके क्लियर है, A1/2 हो गया, ठीक है। अब A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1/2। मैंने कहा आ जाओ, देखो 2 इंटू रो इंटू एल। A2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A1/2। देखो A1/2, टू कहेगा मैं ना रुकूंगा नीचे, मैं तो ऊपर भग जाऊंगा, ऊपर भग गया, टू यहाँ आ गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, इस टू और टू कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, रो एल डिवाइडेड बाई A1। अब मेरे को कोई बता सकता है, मेरे को कोई बता सकता है क्या, रो एल अपॉन A1, रो एल अपॉन A1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R1। आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा R2 बराबर 4 तो ऐसे ही रखा रहेगा, इस पूरे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, R1। यानी जो नया रेजिस्टेंस R2 है, इट इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस R1। क्या मतलब, जो पहले वायर था इसकी लंबाई L थी, रेजिस्टिविटी रो थी, रेजिस्टेंस R1 था, एरिया A1 था, खींच के मैंने 2 गुना खींच दिया इसको, इसकी लेंथ का 2 गुना खींच दिया। यानी पहले L लंबाई थी तो अब मैंने 2L कर दी। 2L करने के बाद जब मैं लंबाई बढ़ा रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, तो उसका वायर पतला होगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, A2। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे कैसे, इनका वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि एक ही वायर है, वॉल्यूम से एरिया निकाला, एरिया कितना घट गया, 2 गुना हो गया, कम हो गए, 2 गुना घट गया एरिया, लेंथ 2 गुना बढ़ाने से एरिया 2 गुना घट गया, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात। मैंने कहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ ना, इसमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, इसमें R2 का फॉर्मूला लगाया, ये सब आया, इसमें ये सब आया। यानी जो नया रेजिस्टेंस आया वो आपका 4 गुना बढ़ गया, लंबाई खींचने से, उसको बढ़ाने से। अब ऐसा कैसे हुआ वह समझिए आप, वह समझिए। अब देखो R बराबर कितना होता है, रो एल बाई ए। जो लेंथ है, लेंथ आपकी मैंने बढ़ा के 2 गुनी कर दी, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया घटा दिया 2 गुना, तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी लेंथ बढ़ेगी तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इस केस में क्या हो रहा था, लेंथ बढ़ गई थी, एरिया घट गया था, यानी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो है बढ़ेगा। यानी जो रेजिस्टेंस नया आया वो 4 गुना हो गया पहले वाले रेजिस्टेंस के। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कमेंट में लिख दीजिए #PhysicsSirOP। समझ गए, समझ गए, सुनिए। अब आगे चर्चा कर रहे हैं, आगे चर्चा करने वाले हैं क्या, सुनिए, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ ज्यादा तोप नहीं चला रही, ऐसन पॉइंट है, और बस उसमें थोड़ा वर्ड का खेल है लाला। माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, लाइट थोड़ा सा चली गई तो बंद हो गई थी लाइट। चलिए कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं। तो देखते हैं अब दूसरा टाइप क्वेश्चन का। पहला तो देख लिया, सुनिए, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। बस अब क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पास वही वायर है, वही। मेरे वर्डों पे गौर करना लाला, वर्डों पे। पहले मैंने क्वेश्चन बोला, यही वायर था, एल लेंथ थी, रो रजिस्टिविटी थी, वॉल्यूम था V1, A1 था, एरिया R1 था। अब वॉल्यूम का भी गिवन नहीं होगा, अपने आप से लेट करना, एरिया वेरिया निकालना, ठीक है। अब देखो मैंने सबसे पहले क्या कहा, मैंने इसे खींच के इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया। इसको इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, अ वायर हुज लेंथ इज L, या L नहीं दिया होगा तो बोलेगा अ वायर इज स्ट्रेच्ड, अ वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। यानी एक वायर को खींचा गया, उसकी लंबाई के 2 गुना। 2 गुना का क्या अर्थ है, जो उसकी पहले लंबाई थी उसका 2 गुना बढ़ा दिया गया। यानी अ वायर इज स्ट्रेच्ड ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी उसकी लेंथ का ट्वाइस कर दिया है अब।
उसकी लेंथ का ट्वाइस कर दिया है। अब वर्ड पे गौर करा, ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। अब मैं कहने वाला हूं ट्वाइस यानी दो गुना कर दिया, 2l कर दिया, उसको l से 2l कर दिया। अब मैं कहने वाला हूं, देखो लाइट आ गई ना। अब मैं कहने वाला हूं वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज्ड। वर्ड पे गौर करिए, पहले कहा क्या, इज स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। अब कह रहा हूं इज स्ट्रेच टू इंक्रीज। क्या कहा मैंने कहा a wire is stretched to increase its length, twice। अगर इंक्रीज वर्ड आ जाता है तो इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर यहां से इसको हटा लूं और बोलूं अ वायर इज स्ट्रेच्ड इट्स लेंथ ट्वाइस, यानी दो गुना बढ़ा दिया। अब कह रहा है इंक्रीज इट्स लेंथ बाय ट्वाइस, यहाँ बाय लगा लीजिए, बाय ट्वाइस। इसका क्या अर्थ है मालूम है? मान लो एल लेंथ है आपकी, एल लेंथ है, तो अब इसको स्ट्रेच करके पता कितना इंक्रीज और कर दिया है इसको, 2 टाइम, इसकी लंबाई का 2 टाइम और इंक्रीज कर दिया है। स्ट्रेच करके इसमें और इंक्रीज कर दिया, पहले एल तो था, अब इंक्रीज करके उसका 2 गुना और इंक्रीज कर दिया है उसी में। यानी इस केस में हम प्लस लगाते हैं और मान लो कह रहा होता टू डिक्रीज इट्स लेंथ बाई ट्वाइस, तो एल माइनस 2l कर देते। अरे ये जनरली पॉसिबल है नहीं आपका, तो ऐसा कहेगा नहीं। मान लो यार किसी वायर की लेंथ ही एल है, लेंथ एल है, उसे डिक्रीज करके मैं उसकी लेंथ से माइनस एल में तो ले जा नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो लेंथ है कितना भी छोटा कर लूँ कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी भाई, नेगेटिव तो हो नहीं पाएगी, 0 से कम तो हो नहीं पाएगी। मान लो किसी वायर की लेंथ है 3l, अब कह रहा है इट इज डिक्रीज बाई ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, या फिर इट इज डिक्रीज बाई 1/4। 1/4 के है, 1/2 के है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1.5। 3 का आधा कितना होता है, 1.5। या फिर 3/2l कर लूँ यार, 3/2l कर लूँ, ये पॉसिबल है आपका, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 3l से छोटी है। अब इसे डिक्रीज वाले हटाओ, ज़्यादा पूछे नहीं आते। इंक्रीज का मतलब समझ में आया, बढ़ा के इतना कर दिया है, और ट्वाइस मतलब जो लेंथ थी उसका ट्वाइस हो चुका है, बढ़ाया बढ़ाया नहीं, उसको खींच के इतना कर दिया। इसमें कह रहा है जो पहले था उतना तो है और उसको और खींच के इतना कर दिया है। और ट्वाइस का मतलब इज स्ट्रेच टू इट्स इज स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी जो लेंथ थी उसका 2 गुना खींच दिया हमने, तो 2l हो जाएगी। और इंक्रीज कह रहा है जो लेंथ है उसमें भी और खींच के, ये जो लेंथ है इतनी तो होगी और इसे खींच दिया होगा इसकी 2 गुना ही लंबाई। तो कह रहा है कि जो वायर है उसको उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है ट्वाइस, तो l + 2l हो जाएगी। ये आपकी मान लो L2 है लेंथ। इतना समझ में आया आप? एरिया छोटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है, वायर पतला हो जाएगा खींचने पे, एरिया A2। सेम कंसेप्ट है, बस प्लस का आगे इंक्रीज के चक्कर में। रजिस्टिविटी वही रहेगी, कॉपर का वायर है या सिल्वर का वायर है तो खींचने से भाई और किसी का वायर तो बन नहीं जाएगा। इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम V2 मान लिया। अब वॉल्यूम सेम होंगे, जनरल सी बात है, मैंने आपको समझा दिया। रेजिस्टेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया ऑल्सो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा वही फॉर्मूला लगाओ, R1 = ρl/a। रो रहेगा, L कितना है, L, A कितना है इसका, A1। इसके लिए लगाइए R2 = रो, लेंथ कितनी है आपकी लिख दीजिए L2। अभी कर देंगे उसको L2/A2, एरिया है A2, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर है? क्यों, आपसे ही बात कर रहा हूँ, अच्छे से क्लियर है ना ये? मैंने कहा A2 निकाल लूँ तो R2 और R1 में रिलेशन मिल जाएगा कि कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा L2 कितना है दोस्तों, आपने कहा L + 2l। L + 2l कितना होता है, x + 2x कितना होता है, 3x। L + 2l कितना होगा, 3l। तो मैंने कहा रो, अब 3l अपॉन, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, थोड़ा सा रो L2 की वैल्यू लिख देता हूँ, L + 2l डिवाइडेड बाई A2। यहाँ कितना आएगा R2, रो L + 2l 3l, तो 3 यहाँ लिख लूँ आगे, 3 रो L, यहाँ पर 3 था, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
रियल अपॉन A2। अब एरिया 2 की वैल्यू निकाल लो, कैसे, वही पुराना कंसेप्ट, वॉल्यूम बराबर कर दो V1 बराबर V2, एरिया इंटू लेंथ A1 इंटू L। V2 कितना है, L2 और A2 का मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू एरिया, A2 लेंथ कितनी है L प्लस 2L, लाला 3L, L से L गई। अब देखो A2 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, A2 की वैल्यू, तो A1 बराबर A2/3, वो A2 बराबर A1/3, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो एक जाहिर सी बात बताता हूँ, अगर किसी भी वायर को स्ट्रेच करा जा रहा है, इसको कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए किसी भी वायर को स्ट्रेच करा जा रहा है, तो हमेशा एक बात याद रखिए, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। उसका वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रहेगा, इसका रीजन बताता हूँ। स्ट्रेच करा हुआ है, मास होगा, उसका जो वजन होगा, मास होगा, उसमें जितना अमाउंट ऑफ मैटर होगा वह सेम रहेगा। इसको मैं खींच दूँ तो इसका वजन या मास, इसका कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। वजन अलग चीज़ है, वेट मास अलग चीज़ है। मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर, और वेट होता है जो मैटर ग्रेविटी खींच रही होती है, उससे वेट कह देते हैं। सुनिए, मास चेंज नहीं होगा, यानी मास चेंज नहीं होता, डेंसिटी वही रहती है, डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम भी तो लाला कांस्टेंट है। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस बात को याद रखिए, नहीं समझ में आया तो मैंने समझा दी, ठीक है। मैं A2 एरिया के आगे A1/3 आगे चर्चा करते हैं। सुनिए, A2 की वैल्यू इसमें रखते हैं A1/3, मैंने कहा बिल्कुल सही है, रख दो 3 रो L रो। A2 की वैल्यू क्या है, A1/3, A1/3, 3 बोला नीचे ना रहूंगा लाला, ऊपर जाऊंगा। मैंने कहा ऊपर आ जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही, 9 रो L अपॉन A1। अब रो L अपॉन A1 की जगह लाला लाला R1 लिख सकते हैं ना, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 तो लिखा रहने दीजिए, रो L अपॉन A1 कितना हो जाएगा R1, यानी जो R2 जो न्यू रेजिस्टेंस है वायर का, वो 9 गुना बढ़ के हो चुका है पहले वाले रेजिस्टेंस के। मेरे को एक बात समझ में आई क्या, अगर लेंथ बढ़ाई जा रही है तो एरिया तो घटेगा, ये बात तो जाहिर, पर एरिया जो घटेगा ना वह उतना ही घटेगा कि जितना लेंथ बढ़ेगा। कैसे, अभी पिछले वाले एग्जांपल में लेंथ को कितना करा, L था, खींच खाच के ट्वाइस कर दिया, 2L कर दिया, और 2L करा तो एरिया कितना घट गया, A/2। जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही एरिया घटेगा, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही इसमें लेंथ कितना बढ़ा आपका, L + 2L 3L, एरिया कितना घटा, 3 टाइम घट गया। इससे मेरे को एक बात समझ में आई क्या, लाला जितना एरिया बढ़ता, वो जितना लेंथ बढ़ता उतना एरिया घट जाता, जितने टाइम से लेंथ बढ़ता उतने टाइम से एरिया घट जाता। ऐसा मैं कहता, क्योंकि जो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर है ना, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर है ना, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जी। और ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं आपको पता ही होगा किस पे कर रहे हैं लाला, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही है सारी। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर आपका दी एंड होता है यहीं के साथ, और हम आगे चलने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ। क्योंकि जो अब आगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपका चैप्टर है, जो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूनिट है, अब इसमें जो किरचॉफ्स लॉ वाला पार्ट है वो यूज हो, वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें किरचॉफ्स लॉ नहीं आता होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो किरचॉफ्स लॉ को समझते हैं, बड़ी आसानी से समझते हैं। अब बड़ा ही हलवा है किरचॉफ्स लॉ। सुनिए, अगर आप कहोगे, आप कमेंट तो करते नहीं हो, आप कमेंट करोगे तभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि भाई मुझे क्या मालूम आप मेरी वीडियो को पूरा देख रहे हो कि नहीं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं पूरा, उनको दिल से सल्यूट है। तो चलिए देखते हैं क्या कि किरचॉफ्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, यानी क्या कर सकते हैं हम किरचॉफ्स लॉ को सीखने के बाद। मैंने कहा बहुत कुछ। सबसे पहला है टू डिटरमाइन करंट, क्या, बिजली का झटका, करंट या फिर चार्ज। अल्लाह चार्ज करंट का बता दे रहा हूँ, चार्ज का सेम रहेगा, वही तरीका है।
सुनिए, एक गोल्डन लाइन लिख दीजिए। क्या? अरे जिस पॉइंट से, अच्छा है, एक गोल्डन पॉइंट लिख लीजिए। जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर आकर वापस, वापस रुकना है। यानी जहां से स्टार्ट करोगे वहीं वापस आकर रुक जाना है। अब जैसे मान लो ये कोई डायग्राम है, ये कोई डायग्राम है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। आपने कहा आप ए से चलोगे, आप ए से चले, शू शू शू, ए पे आके वापस रुक गए। यानी जहां से चलोगे वहीं पर रुकना है। ये तो डायग्राम बड़ा गंदा सा बना दिया मैंने। अब मैंने कहा एक अच्छा सा डायग्राम बना लो। क्या? सुनिए, तो मैंने कहा सुनिए, अब ये कैपेसिटर नहीं है लाला, बैटरिया है। क्या है? ई बैटरी, यही व्हीकल नहीं समझ लेना। शो ठीक है, ये आपका एक अच्छा सा डायग्राम है। करंट निकाल कर दिखाता हूं। ये मान लो इसका E1 है, ये मान लो इसका E2 है, मान लो E3 है, और रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। अब वैल्यू नोट करते हैं किताब में से। 1 3 2, 2 1 4, 1 3 2, 2 1 4। अब रेजिस्टेंस है तो लाला ओम में होगा, ओम में होगा, ओम में होगा। अरे पोटेंशियल डिफरेंस यानी, ओ सॉरी सॉरी, बैटरी है ना, तो बैटरी तो वोल्टेज देती है, तो वोल्ट में होगा, वोल्ट में होगा, वोल्ट में होगा। अब मैंने कहा हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, करंट आपको दे रखी है ऐसे करके, I3 I2 I1, ऐसे करंट दे रखी। अब मैंने कहा सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, तो डायग्राम दे रखा होगा वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, वो अधूरा होगा, अधूरा अधूरा। तो मैंने कहा क्या, उसमें करंट की वैल्यू दे रखी है। अब करंट पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में घुसता है जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। बैटरिया डिस्चार्ज हो रही होती है तब ऐसा हो। जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो पॉजिटिव से घुसता है करंट, नेगेटिव से। अब जैसे यहाँ से करंट पॉजिटिव से तो निकल रहा है, यहाँ पॉजिटिव में घुस रहा है, यहाँ भी। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हमेशा करंट निकलता है पॉजिटिव से निकलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ गए? सुनिए, कंफ्यूज आएगा मत, सुनिए। जितनी भी करंट की वैल्यू दे रखी है उनको कम करने की कोशिश करो, अननोन जो वैल्यू है उनको कम करो। जैसे कि मान लो क्या, मैंने बैटरिया जोड़ दी, एक मैंने बैटरी जोड़ दी। मान लो यहाँ नहीं, मैंने इस पॉइंट से जोड़ दिया। चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, यस किरचॉफ्स लॉ। आपकी बैटरी जोड़ दी। सुनो भैया, सुनो सब लोग, सुनो ध्यान से। यहाँ से करंट निकलेगी, मान लो I3 करंट निकली, I3 ऐसे गई, ऐसे गई I3। अब देखो बैटरी, बैटरी तो हटा लो,
इतना समझा दिया कि करंट मतलब बैटरी होगी तभी करंट है। अब कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। I3 निकला, लगा I3, इस बैटरी में से I3 निकला, यहाँ पहुंचा I3, गौर से सुनना, I3 यहाँ निकला, यहाँ पर आके दो हिस्सों में टूट गया, I2 और I1। मैंने कहा देखो मेरे पास टोटल 3 करंट थी, मैंने 2 बना दूंगा, 4 करंट होंगी तो 3 बना दूंगा। कैसे? अननोन वैल्यू कम करनी है जिससे हमें हेल्प हो। देखो करंट निकालनी है I1, क्वेश्चन में कह रहा है I2 और I3। मैंने कहा 3 करंट हैं, इसको 2 करने की कोशिश करूँ, इन्हें कम करने की करूँ। तो मैंने कहा I3 कितने हिस्सों में टूटा, I3 यहाँ से, एक I2 में एक I1 में। तो मैंने कहा देखिए I3 बराबर I1 प्लस I2, यानी अब मेरे को सिर्फ 2 करंट निकालने की आवश्यकता है। I1 और I2 में निकाल लूँ तो I3 तो इन दोनों को जोड़ के निकल जाएगी, यानी पहले मुझे 3 करंट निकालनी पड़ती, अब 2 से ही काम चल रहा है, 2 से तीसरी निकल जाएगी। यानी सबसे पहले अननोन वैल्यू कम करिए। ठीक है, ये हो गया। अब कहा मैंने जैसे पॉइंट से चलना स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे लाला आके रुकना है। मैंने कहा पहले नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, A B C D E F, E F F F F F, यस ये F। ओके, मैंने कहा आपको इस डायग्राम में कितने क्लोज लूप बंद 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 डायग्राम्स दिख रहे हैं। आपने कहा 2 दिख रहे, मैंने कहा नहीं 3 है। आपने कहा कैसे? एक तो यह रहा, एक यह रहा। अब मैंने कहा भाई साहब एक तो यह रहा, ठीक है, एक यह रहा, तो तीसरा कहाँ है? मैंने कहा ये बड़ा वाला भी तो है, इसको क्या भूल गए आप? नहीं, ठीक है। मैंने कहा करंट निकालने के लिए जब हमें 2 करंट निकालनी है तो 2 बार हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। 3 करंट निकालनी है तो 3 बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। 4 करंट निकालनी है तो 4 बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 करंट निकालनी है तो 5 बार किरचॉफ्स लॉ। अब जितनी बार करना पड़ेगा उतनी बार करंट निकालनी है हमें, जितनी करंट निकालनी है जितनी बार उतनी बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना। अब यहाँ पर आप कहोगे कितनी बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई होगा? आपने कहा 3 बार। मैंने कहा पगलेट हो गया, कैसे? 3 करंट थी पर मैंने तो 2 में तोड़ लिया, यानी मुझे 2 बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। इसके 2 बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर डाला तो लाइफ जिंगा जिंगा लाला, क्योंकि 2 बार मैं जब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 इक्वेशन आएंगी, I1 और I2 के टर्म्स में। तो देखो ये जो I3 है ना, ये जो I3 है, ये जो I3 है, इसकी वैल्यू अब जहां पर भी आएगी हम उसकी जगह रिप्लेस करके I1 प्लस I2 करेंगे। अब मैंने कहा ठीक है, सुनिए सॉल्व करना स्टार्ट करूं इसको, क्वेश्चन को ऊपर से ये सब रफ करता हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब? नहीं, जगह कम पड़ जाएगी। मैंने कहा जगह क्यों कम पड़ जाएगी? अरे बोर्ड छोटा है। सुनिए, सबसे पहली बात आती है, जितनी बार करंट निकालना है, जितनी करंट निकालनी है, किरचॉफ लॉ उतनी बार अप्लाई करना पड़ेगा, उतनी लूप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी हमें कितनी करंट निकालनी है? हमें I1 और I2 निकालनी है, I3 अपने आप निकल जाएगी। 2 लूप आप सेलेक्ट कर लीजिए, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए और बड़ी वाली कर लीजिए, या ये कर लीजिए या बड़ी वाली कर लीजिए, यानी 2 लूप आपको अप्लाई करनी है। वो सेलेक्ट कर लिया, मान लो मैंने लिखा और क्लोज्ड होनी चाहिए, लूप क्लोज्ड। अब ये मत कहना ये बैटरिया है पर हम ऐसी खुली हुई है, ये क्लोज मानेंगे? क्योंकि बैटरी अगर खुली होगी है, ऐसे बीच में बैटरी होगी तो नोटेशन है, तो करंट फ्लो कर जाएगा? नहीं करेगा। मैंने कहा क्लोज्ड लूप कौन सी मान ली मैंने? मान लो मैं एक ये वाली लूप ले रहा हूँ आपके, एक ये वाली लूप ले रहा हूँ, ठीक है लाला? थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसको, क्लोज्ड लूप। अब जैसे आप क्लोज लूप ले रहे हो, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पीछे पॉइंट था, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उस पर वापस आना है, ठीक है? मान लो मैंने ये वाली लूप ली आपकी, कौन से भी पॉइंट से आप ले सकते हो, वही से आपको ऑर्डर लिखना है। मान लो आप ऐसे करके जा रहे हो तो ऐसे करके नाम लिख दीजिए, FEDC, क्लॉकवाइज जा रहे हो, या फिर आप ऐसे जा रहे हो FCDE, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे जा रहे हो वैसे ही नाम लिख दो क्लोज लूप का। मान लो हम चल रहे हैं FEDC। अब मैंने कहा
जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका पोटेंशियल लिखते हैं वी एफ। अब देखो आगे जाते जाए अब करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, देखो करंट ऐसे जा रही है, यूं डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर यहाँ पर हमें बैटरी है, इससे करंट का कोई मतलब नहीं है, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस आएगा। इसका कितना है E1 कितना है 2, लिखला 2। अब यहाँ पर करंट ऐसे चल रही है I1, करंट I1 ऐसे चल रही है, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में R1 में घुस रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लगाएंगे यहाँ V बराबर आई आर, तो I कितना है I1 है। अब देखो करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, I कितना है I1 है, R कितना है 1, तो I1 इंटू 1 1, V बराबर आई आर लगा दिया तो I1 आ गया। ठीक है, आगे देखो, देखो मैंने क्या लगाया माइनस V बराबर माइनस V बराबर क्या होता है आई आर, I कितना है I1, इसमें बात कर रहा हूँ, I कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना आ गया I1, तो यहाँ से V हटा के I1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रही I1, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा देखो, अब यहाँ से आए, अब देखो करंट ऐसे आ रही है I1, ठीक है, ये करंट I2 आ रही है यहाँ से, ये यहाँ आके मीट कर जाएंगे, यहाँ से I3 वापस जाएगी। अब देखो I1 ऐसे आ रही है करंट की डायरेक्शन में, अब ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, देखो करंट इधर ऐसे है, हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट लाला ऐसे है, हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, अब हम ऐसे चल रहे हैं करंट, अब यहाँ देखेंगे ये वाला करंट देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये करंट देखेंगे, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, हम ऐसे जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव लगा लो, ये R3 है, कितना है 3 ओम है, आई आर, तो देखो I कितना है I3, I2 है सॉरी, I2 है, रेजिस्टेंस 3 है, IR, तो इसे 3I2 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ से यहाँ आए, अब देखो माइनस से देखो ऐसे गए ऐसे आ रहे हैं, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं ना ऐसे करके, तो प्लस लिख दो, कितना है ये 1 वोल्ट, E2 की वैल्यू 1। अब वापस V पे आ गए, वो वापस F पे आ गए, तो बराबर लगा के VF, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसका पोटेंशियल लिख के उसी एंड पे स्टॉप करके उसका पोटेंशियल बराबर में लिख देंगे। जिससे स्टार्ट करा F से, एंड भी इसी से करा, तो सबसे पहले में जाओ इक्वल लगा के लिख देते हैं पोटेंशियल, तो F से स्टार्ट करा F पे एंड कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग पॉइंट भी F है, स्टार्टिंग भी F है, तो VF भी है। और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये ऐसे कटे जाएंगे तो क्या होगा -2 -I1 प्लस 3I2 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से क्वेश्चन मिलेगी I2 और I3 में, देखो -2 और 1 कितना होता है -1 -I1 प्लस 3I2, तो 3I2 -I1 -1 उधर जाएगा तो 1, इक्वेशन आ गई पहली। अब मैंने कहा क्या, अब मैंने कहा पहली इक्वेशन आ गई मेरे पास, अब दूसरी इक्वेशन भी ऐसे निकालता हूँ, एक लूज 2 बार किरचॉफ लगाना, क्योंकि 2 बार करंट 2 निकालनी है, 2 करंट है तो 2 इक्वेशन भी होनी चाहिए, 2 अननोन करंट है, अननोन हमने पहले 3 थी, कम कर ली। अब देखो मैं, आप बड़ा वाला लूप चूज करना चाहें तो बड़ा कर लीजिए, मैं छोटा वाला करूँगा, छोटा वाला करूँगा लूप, चलो मान लो बड़ा वाला कर लेता हूँ, आपकी मर्जी, A-E-D-B, आप ऐसे भी चल सकते हैं B-D-E-A, पर काहे घूमना घामना कंफ्यूजन करना अपने आप को, A-E-D-B, तो क्लोज्ड लूप A-E-D-B। सुनिए, अब मैंने ये वाला लूप चुना A-E-D-B, तो स्टार्ट करेंगे A से, तो VA का पोटेंशियल स्टार्ट करें ऐसे ऐसे गए, ये आ गया प्लस से माइनस के, तो माइनस के E1 जिसकी वैल्यू है 2, फिर यहाँ से आ गए करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V बराबर IR, तो I1 इंटू R1, तो माइनस लगा ले,
I1 इंटू R1 कितना है 1, तो 1 इंटू I1 हो जाए। फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं I3, तो माइनस लगा लो एक और। करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे यहाँ V बराबर आई आर, तो I3 इंटू R3 कितना है 2, तो 2I3। फिर आगे आओ, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो बटरिया प्लस E3 लिखेंगे, E3 की वैल्यू 4 बराबर क्या लिखेंगे, ए पॉइंट पे आके रुके तो VA से VA कचाक, -2 माइनस I1 और -2 I3 की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी, I1 प्लस I2 लिखो, प्लस 4 बराबर 0। अब देखो -2 और 4 प्लस के 2, माइनस I1 माइनस के 2I1 माइनस के 2I2, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 2I1 और I2, माइनस का भी मल्टीप्लाई हो तो ये -I1 माइनस 2I1 माइनस के 3I1 माइनस के 2I2 बराबर 0। ये वाले उधर ले जाओ, इसको इधर रहने दो, तो 2 बराबर 3I1 प्लस 2I2। सेकंड इक्वेशन जनाब तैयार हो चुकी है, बिल्कुल ही अच्छे मेथड से। अब देखो इसमें 3I2 है, इसमें 3I1 है, या तो इस इक्वेशन में आपको I2 को 6 बनाना पड़ेगा और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके I2 को 6 बनाना पड़ेगा, या डायरेक्ट I1 को इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 9I2 माइनस, चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9I2 माइनस के 3I1 बराबर के 3, तो 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, ये इक्वेशन आ गई। फिर इस इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर दो, तो क्या है ये बराबर में, तो 2 है, 3I1 प्लस 2I2, 3I1 प्लस 2I2, जैसे ऐसे लिख लो आप, 2I2 प्लस 3I1 लिखो, 2I2 प्लस 3I1 ऐड कर दो, प्लस माइनस वाले गए, 3 2 5, 9 2 11 I2, तो I2 बराबर कितना आ गया 5/11। एक तो I2 की वैल्यू ये आ गई। अब उसने I1 की और I3 की वैल्यू भी पूछी, I1 की और I3 की वैल्यू पूछी, I2 की निकल आई। I1 की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, मान लो इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख दूं, तो रख दो, देखो 2 ऐसे ही है, 2 I2 की वैल्यू कितनी आई वहां से 5/11 प्लस 3 कितना था ये I1, 3I1 यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है बिल्कुल निकल जाएगी। कैसे, ये कितना हो गया आपका, चलो मैं कुछ रफ कर लेता हूँ, इस डायग्राम को रफ कर देते हैं, बहुत देर हो गई इसको डायग्राम को, हाँ इसको रफ करते हैं। याद रखना I3 बराबर I1 प्लस I2 था, नहीं याद तो ये लिख देते हैं, I3 बराबर I1 प्लस I2 था। अब देखो I2 हमारे पास आ गई, I3 निकाल रहे, वो I1 निकाल रहे, तो देखो 2 बराबर 5 दूनी 10/11, 10/11 प्लस 3I1 प्लस 3I1, इसको इधर ले जाओ, 2 माइनस 10/11 बराबर 3I1, 11 दूनी 22 माइनस 10 12/11 बराबर 3I1, 3 से 4 बार गया, तो I1 बराबर 4/11 आ गया। देखो I1 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, I3 की वैल्यू निकाल दो, I3 बराबर I1 कितना है 4/11, हाँ झुक के रहना पड़ेगा मेरे यहाँ में, पुलिस सुपरस्टार है, क्वेश्चन ऐसे कहता है झुक के रहना पड़ेगा मेरे यहाँ में। 4/11, I2 की कितनी है 5/11, तो 9/11 आपकी वैल्यू आ गई I3 की। तो देखो फाइनली I1 आ गया 4/11 एम्पियर, I2 आ गया 5/11 एम्पियर, I3 आ गया आपका 9/11 एम्पियर। फाइनल आंसर। किरचॉफ लॉ के और भी एप्लीकेशन है, उन्हें हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 9 में। जो आपका जो पहला वाला टॉपिक है, एक मेरा सब्सक्राइबर है जिसका नाम है राखी, आई डोंट नो शी वॉज गर्ल और ही वॉज अ बॉय, बट मैं उनको बताना चाहूँगा जो पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट था दैट इज़ फिनिश्ड,
वो फिनिश्ड हो चुका है। जो किरचॉफ लॉ है दूसरे वाले पार्ट चल रहा है यूनिट का। ठीक है, क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आगे कवर करेंगे जितने भी पार्ट हैं वो अलग से कवर करे जाएंगे अब जितने भी। तो आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ भाई शेयर करिए कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास। और बस आज के लेक्चर में इतना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, और टाटा बाय बाय।